मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। ऑनर्स पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह सत्र पेपर 4 के लिए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर के लिए। आज हम अध्ययन करेंगे अनुशासन के संबंध में, डिसिप्लिन के संबंध में। लोक प्रशासन में संगठन का उद्देश्य जनता का कल्याण होता है और संगठन के कुछ विशेष लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। लोक प्रशासन के माध्यम से सरकारें उन विशेष लक्ष्यों और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठनों का निर्माण करती है और उसके अंतर्गत कर्मचारी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जन कल्याण के कार्य करने के लिए अपने उद्देश्य तय करते हैं और लोग कर्मचारियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। संगठन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जब हम किसी संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तय कर लेते हैं, हम उसमें लोग कर्मचारियों की भर्ती कर लेते हैं, लोग कर्मचारी उस संबंध में कार्य करने लग जाते हैं, तो उसके बाद में अगर संगठन में अनुशासन नहीं है तो अनुशासन के अभाव में उस संगठन के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन या अनुशासन के अभाव में बहुत सारे व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थापना करके कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए संगठन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। अनुशासन का आशय है संगठन के कर्मचारियों में नियमों के प्रति आस्था होना, अधिकारों के प्रति श्रद्धा भाव होना, कर्मचारियों में आज्ञा पालन की भावना होना और परिश्रम से कार्य करने की भावना होना और विशेष रूप से व्यावहारिकता का होना, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की सफलता के लिए उसके कर्मचारियों में अनुशासन होना आवश्यक है। इसलिए इकाई का या विभाग का छोटे से छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़े से बड़ा कर्मचारी हो, हर अधिकारी और कर्मचारी का अनुशासन के अंतर्गत रहना अत्यंत आवश्यक है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंध के सभी स्तरों पर योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रबंध का जो बहुत मुख्य कार्य होता है वो होता है नेतृत्व प्राप्त करना। इसका मतलब नेतृत्व प्रदान करना, अर्थात संगठन के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जो संगठन के समूह हैं उनकी क्रियाओं का संचालन करना नेतृत्व के द्वारा। नेतृत्व उनका मार्गदर्शन करता है, उन कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है और उनके साथ में समन्वय स्थापित करता है। ये एक मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, नेतृत्व के सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर मार्ग प्रशस्त करना है तो उसमें अनुशासन का तत्व होना बहुत अधिक आवश्यक है। अनुशासन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और यदि कोई कर्मचारी अनुशासन हीन होता है या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है तो उस संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। जैसा कि टोरपे ने भी लिखा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही वो प्रशासनिक कदम है जो कार्य की संपन्नता से संबंधित कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि अनुशासन का एक संगठन में बहुत अधिक महत्व है और अनुशासन के अगर कर्मचारी अनुशासन में नहीं रहते हैं या अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते हैं तो उनको दंड देना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा संगठन के लक्ष्य ही खत्म हो जाएंगे। प्रशासनिक कार्य में कुशलता लाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में कर्मचारियों को कई बार अच्छे वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के बावजूद भी
अनुशासनहीनता की समस्या देखने को मिलती रहती है, जो संगठन के नियमों की अवहेलना करने के रूप में देखी जाती है और उद्देश्य, संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालने का काम करती हैं। तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाना आवश्यक माना जाता है और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करने के लिए कई बार कोड ऑफ कंडक्ट की रचना की जाती है, आचार संहिता की रचना की जाती है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न रूपों को भी अपनाया जाता है ताकि अनुशासन कर्मचारियों में बना रहे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ती है और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आती है? तो प्रोफेसर LD व्हाइट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया है। जैसे अगर कोई कर्मचारी कर्तव्य पालन की ओर ध्यान नहीं दे, आलस्य करे, कार्य के प्रति असावधानी बरते और या फिर कार्य करने से जी चुराए। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि अगर कोई कर्मचारी कार्य ही नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो संगठन के लिए तो हानिकर है ही, लोक प्रशासन की छवि को भी ये चीज खराब करती है। इसी तरह से अगर कोई कर्मचारी कार्य को ठीक तरीके से नहीं करता है या अपनी अकार्य कुशलता का परिचय देता है तो इस तरह की कार्य भी, अकार्य कुशलता के कार्य भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आते हैं। कानूनों का उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ना या अपने नेतृत्व की या अपने से उच्च अधिकारी की अधीनस्थता को स्वीकार न करना और नियमों का विरोध करना, ये भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आने चाहिए। इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण तत्व है अनैतिकता का प्रदर्शन करना। नैतिकता चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे व्यावसायिक जीवन में हो और चाहे निजी जीवन में हो, नैतिकता बहुत अनिवार्य है और अगर कोई कर्मचारी अनैतिकता का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी तरह से उन्माद या इंटॉक्सिकेशन फैलाना भी सबसे बड़ा अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण हो सकता है। अगर किसी समाज में जाति, धर्म और वर्ग विभेद के कार्य किए जाते हैं या उनको फैलाने का काम किया जाता है, समाज में अराजकता उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है या संगठन में इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो वो अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण बनते हैं। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की परिस्थिति अगर बन जाती है अगर कोई कर्मचारी उन्मादपूर्ण कार्य करता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक अन्य कारण है घूसखोरी या भ्रष्टाचार। घूसखोरी या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना अनुशासनात्मक कार्यवाही का सबसे बड़ा लक्षण है के दायरे में आता है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। भारतीय लोक प्रशासन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि इससे पार पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के घेरे में है ही सही और ये भारतीय लोक प्रशासन की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन अगर कोई लोक कर्मचारी देता है या किसी भी संगठन का सदस्य देता है तो वो अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बन जाता है। इसी तरह से ईमानदारी का अभाव, अपने कार्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति, अपने संगठन के प्रति अगर कोई नेतृत्व से लेकर नीचे तक भी कोई कर्मचारी ईमानदारी प्रदर्शित नहीं करता है तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्वीकृत नैतिक नियम हैं उनको अगर कर्मचारी तोड़ते हैं तो वो अनुशासनात्मक कार्यवाही के घेरे में आते हैं। इसी तरह से जानबूझकर कोई कानून बना हुआ है और उसको लागू करने से अगर कर्मचारी मना करते हैं तो वो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं।
इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं जो जो किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के घेरे में लेकर आती है, और इस तरह की कार्यवाही तत्काल परिस्थितियों के संबंध में उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक है, इसलिए उनके विरुद्ध करनी चाहिए जो परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की परिस्थितियों के संबंध में एल.डी. वाइट ने लगभग सभी उन बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया है या उन बिंदुओं को बताया है कि जिन बिंदुओं के कारण किसी भी लोक प्रशासन के संगठन में अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक समझी जाती है। अनुशासन जो विषय है वो लोक प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और अनुशासन का महत्व न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में है बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए विद्यार्थियों, आप इस संबंध में अध्ययन अवश्य कीजिएगा। अगली जो क्लास है या अगला जो विषय है वो हम लेंगे अनुशासनात्मक कार्यवाही के विभिन्न रूपों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।